सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह कक्षा 11वीं के व्यवसाय अध्ययन विषय के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे थे और अध्याय 2 व्यवसायिक संगठन स्वरूप की हम बात कर रहे थे। विद्यार्थियों, मैंने जहां तक नोट्स के अंदर तमाम प्रकार की बातों को सम्मिलित कर लिया है, मगर उन नोट्स को आप जब पढ़ते हो और जब इस वीडियो को भी देखते हो तब तमाम प्रकार की जो भ्रांतियां है वो आपकी दूर हो जाती है। कल हमने सहकारी समितियों के 3 समितियों को पढ़ा था। उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति और किसान सहकारी समिति को हमने मुख्य रूप से चर्चा के रूप में समझाया था। विद्यार्थियों, मैंने आज जो हमारा मुख्य रूप से विपणन सहकारी समिति और सहकारी ऋण समिति और एक सहकारी आवास समिति, तीनों के रूप में मैं मुख्य रूप से चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, ये समिति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे पर्सन बकायदा बन सकता है। सहकारी समितियों की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 समितियों की बात कर ली थी। आज है विपणन सहकारी समिति। विपणन से अगर तात्पर्य की अगर हम बात करें तो विपणन शब्द अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है और कक्षा 12वीं के अंदर इसका पूरा अध्याय चलता है। विपणन यानी मार्केटिंग, यानी कि उत्पादक तमाम प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर उस वस्तु को ग्राहक तक किस प्रकार पहुंचाता है, यही विपणन कहलाता है। वो ऐसी कई तमाम प्रकार की गतिविधियां करता है, उसके अंदर विज्ञापन भी करता है, उसके अंदर विक्रय संवर्धन भी करता है और विक्रय में वृद्धि करने के लिए जो विक्रय संवर्धन होता है, उसी प्रकार विपणन में वो गतिविधियां एक जहां उत्पादक माल को उत्पादन करता है, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता जो अंतिम उपभोक्ता जो वस्तु को उपभोग करता है उस तक पहुंचाने की तमाम प्रकार की जो गतिविधियां, उसके अंदर परिवहन भी आता है, उसके अंदर पैकिंग भी आते हैं, ऐसी कई भी चीजें आती है, वो विपणन कहलाती है। मैं विपणन शब्द को इसलिए समझा रहा हूं कि विपणन से आप समझ सके। विपणन अपने आप में कलिश शब्द है और व्यवसाय अध्ययन के अंदर विपणन को इंग्लिश में मार्केटिंग कहा जाता है। तो गौर करें विद्यार्थियों, ये विपणन सहकारी समिति ये भी ऐसी समितियां बनती है, इसमें तमाम प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं या फिर सदस्य होते हैं, जो इसके वो सदस्य जो अपना माल उत्पाद करते हैं, उत्पाद कर इन विपणन सहकारी समितियों तक देते हैं और ये विपणन सहकारी समिति उन उत्पाद किए हुए माल को आगे अपने ग्राहकों तक किस प्रकार पहुंचाती है और किस प्रकार सुविधा उपलब्ध करवाती है, इन चीजें इसमें सम्मिलित रहती है। जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं वो माल का उत्पादन करते हैं, उत्पादन कर इन समितियों को या इन विपणन सहकारी समिति को वो माल दे देते हैं। फिर विपणन सहकारी समिति उस माल को तमाम प्रकार के जो भी ग्राहक है उस तक पहुंचाती है, उसका परिवहन करती है, उसकी पैकिंग करती है, उसका विज्ञापन करती है और तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां कर उपभोक्ताओं तक, अंतिम उपभोक्ता तक माल को पहुंचाया जाता है। इसलिए इस समिति का गठन किया जाता है, इस समिति की स्थापना की जाती है। इसका तात्पर्य, विपणन का तात्पर्य होता है मार्केटिंग। गौर करें विद्यार्थियों, हम कक्षा 11 की बात कर रहे थे, अध्याय 2 की। विपणन सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां की स्थापना क्यों की जाती है? ये छोटे उत्पादकों को उनके उत्पाद को बेचने में सहायता हेतु इसकी स्थापना की जाती है। एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा विद्यार्थियों, गौर करें, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। छोटे उत्पादकों को, जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, जो माल का छोटे छोटे एक बड़े बड़े उत्पादक निर्माता होते हैं, ये छोटे उत्पादक जो माल का उत्पादन करते हैं, उनको उत्पाद के बेचने में सहायता हेतु इसकी स्थापना की जाती है। वो जो माल का उत्पादन करते हैं उनके माल को बेचने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। ये विपणन का कार्य ही ये होता है कि मार्केटिंग करना, वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो समस्त क्रिया गतिविधियां की जाती है वो सब इसके अंदर सम्मिलित होती है। तो छोटे उत्पादकों को उनका जो उत्पाद हो रहा है उनको बेचने में ये सहायता करती है और इसलिए इसकी स्थापना की जाती है। अगला बिंदु, सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो अपने उत्पादकों को उचित मूल्य पर वितरण करते हैं। इसके सदस्य ही इसके उत्पादक होते हैं। इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो अपना माल है उसको उचित मूल्य पर वितरण करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। जो इसके सदस्य होते हैं, जो सदस्य इसके उत्पादक होते हैं, वो अपने माल का उत्पादन करते हैं, उत्पादन कर उन्हें उचित मूल्य पर वितरण यानी कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर वितरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। समिति का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य मध्यस्थों को समाप्त करना है। अब वो उत्पादक अपना माल लेकर जैसे कि मंडी के अंदर जा रहे हैं बेचने के लिए। अब मंडी में तमाम प्रकार के ऐसे ब्रोकर, दलाल बैठे होते हैं, वो उनका माल अपने अनुसार खरीदते हैं और फिर आगे उन मंडियों में बेचते हैं। मगर जब ये विपणन समिति होती है, ये मंडियों तक माल पहुंचाने से पहले ये खुद समिति माल को लेती है, फिर इस माल को डायरेक्ट मंडियों में बेचती है, इसमें बिचौलिए
जो भी होते हैं उनको समाप्त किया जाता है। इसलिए इस समिति की स्थापना की जाती है ताकि बिचौलियों को, मध्यस्थों को समाप्त किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य, गौर करें विद्यार्थी, अंडरलाइन करें, मुख्य लक्ष्य मध्यस्थों को समाप्त करना तथा उत्पादकों के लिए अनुकूल बाजार सुरक्षित कर सदस्यों की प्रतियोगिता स्थिति में सुधार करना। गौर करें विद्यार्थी, इस लाइन को पुनः समझे। समिति का मुख्य लक्ष्य मध्यस्थों को समाप्त करना तथा उत्पादों के लिए अनुकूल बाजार बनाना, जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए अनुकूल बाजार की स्थिति सामने लेके आना ताकि सदस्य प्रतियोगी स्थिति में सुधार कर सके। जो भी सदस्य हैं, जो आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा है उसमें अपने आप को उभार सके, उसमें सुधार कर सके। गौर करें विद्यार्थी, इसका कार्य क्या है? समिति प्रत्येक सदस्य के उत्पाद को एकत्रित करती है तथा उन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए समिति क्या करती है? प्रत्येक जो भी सदस्य हैं उनके उत्पाद को एकत्रित करती है। तमाम प्रकार के सदस्य जाकर वहां विपणन समिति के अंदर, विपणन सहकारी समिति के अंदर अपने उत्पाद को रखते हैं और ये एकत्रित करती है तथा उन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए परिवहन की व्यवस्था करवाती है। भंडारण करती है, यानी भंडारण यानी बड़े बड़े गोदामों के अंदर उनके माल को सुरक्षित रखती है। अच्छी पैकेजिंग करती है ताकि ब्रांड में अच्छी सुगमता लाई जाए, अच्छी उपयोगिता लाई जाए, उसमें गुणवत्ता लाई जाए आदि विपणन के कार्य को करती है। और यही तमाम प्रकार की जो पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, ये सब तमाम प्रकार की बातें विपणन के अंदर समाहित रहती है। विद्यार्थी, जब आप विपणन को अभी समझ सकते हो, कक्षा 12 में आपके लिए बहुत ही सुगमता रहेगी। और इसके अंदर अंतिम बिंदु ये है कि लाभों को उत्पाद संघ के सदस्यों के योगदान के अनुपात में बांट दिया जाता है। जो भी लाभ होते हैं वो उत्पाद संघ होता है, जो प्रोडक्शन करने वाले जो एसोसिएशन होता है, उनके सदस्यों ने जितना योगदान किया है उनके अनुपात में उन लाभों को बांट दिया जाता है। जब इसके अंदर लाभ होते हैं, लाभ की जब स्थिति बनती है, जो उत्पाद संघ, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन करने वाले जो संघ होते हैं, उनके सदस्यों ने किस प्रकार अपना दायित्व दिया है, उनके अनुपात में, उनके लाभों में उनको बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार विपणन सहकारी समिति की स्थापना की जाती है। छोटे उत्पादों को द्वारा जो उत्पादित किया गया माल विपणन सहकारी समिति स्वयं लेती है, फिर इसे उपभोक्ता तक पहुंचाती है। उपभोक्ता तक पहुंचाने में तमाम प्रकार की जो भी दुविधा या जो समस्या सामने आती है उसका हल ये निकालती है। मध्यस्थों को समाप्त करती है। प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए सदस्यों को सुगमता प्रदान करवाती है। और विपणन के कार्यक्रम के अंदर, योजनाओं के अंदर वो परिवहन करती है। परिवहन में ट्रांसपोर्टेशन, एक माल को उस माल तक लेके जाना, मंडियों तक पहुंचाना, पैकिंग की व्यवस्था करती है, गोदाम की व्यवस्था करती है, भंडारण की व्यवस्था करती है। और फिर इसके बाद जब लाभ होता है तो तमाम प्रकार के जो सदस्य इसके अंदर निहित होते हैं, उनका जो कार्य होता है, उन कार्यों के तहत उनमें लाभों को बांट दिया जाता है। यही विपणन सहकारी समिति कहलाती है विद्यार्थियों। इस प्रकार इस सहकारी समितियों का इस प्रकार अलग अलग प्रकार से उद्देश्य निहित किया गया है। अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं, सहकारी ऋण समितियां। विद्यार्थियों, ऋण समितियां, ऋण का मतलब यहाँ है लोन। ऋण जो लोन प्रदान करती है। तमाम प्रकार के ऐसे उत्पादक होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं, वो माल का उत्पादन तो करना चाहते हैं, मगर उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो किस प्रकार उस माल का उत्पादन करे और अपने आप को व्यवसाय के अंदर सुगम बना सके। इसलिए ऐसी सहकारी समितियों का निर्माण होता है। ऋण सहकारी समितियों का निर्माण होता है। ऋण का तात्पर्य है लोन प्रदान किया जाता है और उन उत्पादकों को एक कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है और वो उत्पादक कम ब्याज दर पर लोन लेते हैं और लोन लेकर फिर अपना माल का उत्पादन करते हैं। उत्पादन कर विपणन सहकारी समितियों को अपना माल उत्पादन देते हैं। गौर करें विद्यार्थी, इसकी स्थापना सहकारी ऋण समिति, ऋण का मतलब यहाँ लोन है। इसकी स्थापना क्यों होती है? सदस्यों को आसानी से कम शर्त, विद्यार्थियों आसानी से और कम शर्त, अपन कहीं भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो तमाम प्रकार की शर्तें रखी जाती है। आपकी इनकम कितनी है, आप 3 वर्षों में कितने रुपए कमाते हो, आपका टर्नओवर कितना है, आपका व्यवसाय क्या है, आपकी मार्केट में गुडविल क्या है, तमाम प्रकार की ऐसी बातें पूछी जाती है। आपने व्यवसाय किस प्रकार किया है, आगे आप कैसे व्यवसाय कर सकते हो, तमाम प्रकार की ऐसी बातें निश्चित करके पूछकर, आपकी पूरी गुडविल को जानकर, आपकी इनकम को जानकर, आप भविष्य में कितना रुपए कमा सकते हो, ये सब जानकर फिर आपको एक लोन दिया जाता है, वो भी ऊंची ब्याज दर पर। मगर ये ऋण समिति इतना सदस्यों से पूछताछ नहीं करती है और कम शर्तों के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाती है। इसकी स्थापना क्या होती है? इसकी स्थापना तमाम प्रकार के उन सदस्यों या उन उपभोक्ताओं को ऐसा ऋण प्रदान करवाना जिसमें कम शर्तें हो, कम औपचारिकताएं हो और निम्न दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। सदस्य ऋण के रूप में व्यवसाय करने के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं। ये सदस्य ऋण क्यों लेते हैं? सदस्य ऋण व्यवसाय करने के लिए वित्तीय सहायता, वित्तीय फाइनेंशियल सहायता, तमाम प्रकार की कोई भी चीज
व्यवसाय करना है या उत्पादन करना है तो उनके लिए वित्तीय सहायता, पैसों की जरूरत रहती है और ये ऋण एक वित्तीय सहायता के लिए लिया जाता है ताकि वो व्यवसाय कर सके, माल का उत्पादन कर सके। साहूकारों के शोषण से बचाया जा सके, तमाम प्रकार के सेठ साहूकार होते हैं वो ऊंची ऊंची ब्याज दरों पर लोन देते हैं। जैसे कि अगर हम 10,000 रुपए लेंगे तो 10 कीमती ब्याज है कि जो 10% के हिसाब से लोन देते हैं, जिसमें एक आम आदमी मारा जाता है। उन साहूकारों के शोषण से हमें बचाने के लिए इन सहकारी ऋण समिति की व्यवस्था होती है। साहूकार शोषण से बचाना, यानी साहूकार होते हैं जो ऋणों पर ऊंची दरों पर ब्याज लेते हैं, जो ऋण देते हैं फिर ऊंची दरों से ब्याज लेते हैं, वसूलते हैं। जब नहीं रहने पर आपकी जो चीज उनके पास रखी जाती है उनका मालिकाना हक उन साहूकारों का हो जाता है, तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। सदस्यों से एकत्रित की गई पूंजी प्लस उनकी जमा में से निश्चित दर पर ये ऋण देते हैं। जो सदस्यों से एकत्रित करते हैं पूंजी, सदस्यों से एकत्रित करते हैं उनकी जमा राशि, ये तमाम प्रकार की सहकारी ऋण समिति क्या होती है, अपने सदस्यों से पूंजी एकत्रित करती है, अपने सदस्यों से जमा की राशि, डिपॉजिट जो सदस्य इसके अंदर जमा करते हैं उनसे ही ये वापस ऋण देती है तमाम प्रकार के सदस्यों को, और वो निश्चित दरों पर ऋण प्रदान करती है ताकि उपभोक्ता या सदस्य इसकी ओर अग्रसर होते हैं और ऋण वहां से लेते हैं। निश्चित दर से यहाँ ऋण दिया जाता है और सदस्य वो निश्चित दर से ऋण को लेकर आगे भविष्य के अंदर अपने माल का उत्पादन करते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं और सेठ साहूकारों से वो बच जाते हैं। सेठ साहूकार वो होते हैं जो ऊंची दरों से ऋण देते हैं, ऊंची दरों पर ऋण देकर ऊंची दरों पर ब्याज का वसूल करते हैं। उन सेठ साहूकारों से बचने के लिए ये ऋण समितियों की स्थापना की गई। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने विपणन सहकारी समिति, मार्केटिंग कोऑपरेटिव कमेटी को पढ़ा और सहकारी ऋण समिति को पढ़ा। अब अंतिम जो हमारा इस सहकारी समितियां पूरी हो जाएगी और अंतिम जो आज टॉपिक आज के लेक्चर का है सहकारी आवास समिति। तमाम प्रकार की वो उत्पादक या वो सदस्य जो इसके सदस्य होते हैं, उन सदस्य गरीब होते हैं, जिनके पास इतनी इनकम नहीं होती है, उनके पास इतना धन नहीं होता है कि वो इतना पैसा लेकर अपना मकान बना सके, उनके लिए उन मकान की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। आपने देखा होगा कि आजकल गवर्नमेंट भी आवासन मंडल की योजना तहत प्रधानमंत्री आवासन मंडल ऐसे कई प्रकार की योजनाएं देती है। उसके अंदर लॉटरी सिस्टम होता है, फिर आपको अभी हाल फिलहाल के अंदर चल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत आप ऐसी कॉलोनियां काटी जाती है, उसके अंदर आपको मकान दिए जाते हैं। फिर मकान में आपको कम किस्त चुकानी होती है और कम किस्त चुकाने के बाद आप जो भी मकान को खरीदते हो, जैसे 25 लाख का मकान है तो आपकी जो पहली जो आप डाउन पेमेंट करते हो बिल्कुल आप सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी मिलकर आपको लोन प्रदान किया जाता है, फिर आप धीरे धीरे किस्त भरकर वो मकान आप ले लेते हो। तो इस प्रकार अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सहकारी आवास समितियां। सहकारी आवास समितियां से हमारा क्या तात्पर्य है, इसकी स्थापना क्यों होती है, गौर करें विद्यार्थियों। सहकारी आवास समितियां, विद्यार्थियों मैंने बताया कि सहकारी आवास समितियां ये भी इनके सदस्यों को उचित मूल्य पर मकान प्रदान करवाना, किस प्रकार उनकी मकान की व्यवस्था हो ताकि वो उसमें रहकर अपना आगे व्यवसाय कर सके और उनके रहने के लिए घर हो सके। उन सदस्यों को प्लॉट की व्यवस्था करवाना ताकि वो प्लॉट अपने अनुसार उसकी प्लॉट खरीदकर भूमि की व्यवस्था करवाना और भूमि खरीदकर अपने अनुसार वो मकान बना सके। तो विद्यार्थी गौर करें, सहकारी आवास समिति इसकी स्थापना सीमित आय के लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता के लिए की जाती है। जिसकी आय सीमित हो, जो इतना धन नहीं कमाता हो, जो कम धन कमाता हो, जिसमें सिर्फ उसकी घर की आवश्यकताएं पूरी हो, उनको उचित लागत पर, कैसी उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता के लिए की जाती है। इसकी स्थापना उन लोगों के लिए की जाती है जिसकी सीमित आय हो, उनके पास मकान नहीं हो, मकान बनाने की जो कम लागत आए उनके लिए की जाती है ताकि वो अपना मकान बना सके। सदस्य उचित मूल्य पर रहने का स्थान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इसके तमाम प्रकार के जो भी सदस्य होते हैं वो उचित कीमत के मकान के प्रति उनकी इच्छुकता होती है। वो चाहते हैं कि हमें उचित कीमत या उचित मूल्य पर मकान मिले और उनकी इच्छुकता ज्यादा होती है, इसलिए इसकी सहकारी आवास समिति की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य गौर करें विद्यार्थियों, आवासीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो। आवासीय समस्या तमाम प्रकार के जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, इसके उपभोक्ता होते हैं, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती है। उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए ये सहकारी समिति, आवास सहकारी समिति का उद्देश्य होता है कि ऐसे आवास योजना के तहत उन्हें मकान उपलब्ध करवाया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि वो सदस्य उस मकान में रह सके। सीमित मकान बनाती है, ये मकान बिल्कुल सीमित बनाती है तथा किस्तों में भुगतान की सुविधा भी देती है। जैसे कि
10 से 15 मकान ऐसे सीमित मकान बनाएगी, फिर उन्हें किस्तों की सुविधा भी दी जाएगी, उन्हें लोन भी प्रदान किया जाएगा। जैसे 25 लाख का मकान है, गौर करें विद्यार्थियों, उसके अंदर इन्हें सिर्फ जैसे 25 लाख के 10% यानी 2.5 लाख रुपए पहले इन्हें देने होते हैं, फिर इनकी एक किस्त बांध दी जाती है, किस्त के अनुसार वो किस्त के क्रम के अनुसार वो किस्त चुकाते रहते हैं, और किस्त एक आम आदमी, कम आय कमाने वाला आदमी किस्त आराम से चुका सकता है और उन्हें मकान मिल जाता है। और कभी कभी ऐसी योजनाएं भी आती है कि उन्हें सब्सिडी भी मिलती है, और सब्सिडी अनुदान मिलता है, और अनुदान से उनके पास जो 25 लाख का मकान है वो उनको 20 लाख में भी पड़ सकता है। विद्यार्थियों, ये फ्लैट भी बनाती है 2 BHK, आपने सुना होगा तमाम प्रकार के ऐसे न्यूज में भी आते हैं 2 BHK। 2 BHK का तात्पर्य है कि 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। 3 BHK 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। इस प्रकार के 2 BHK फ्लैट भी बनाती है और सदस्यों को प्लॉट भी देती है। और प्लॉट देने के लिए विद्यार्थियों इसमें क्या लॉटरी सिस्टम भी खोले जाते हैं। जैसे 10,000 रुपए की आपको पहले आवेदन करना होता है, फिर आपकी लॉटरी खुलती है, वो 3-4 लाख का प्लॉट आपको सिर्फ लाख रुपए में मात्र मिल सकता है जो आपकी अगर लॉटरी में नंबर आता है। तो इस प्रकार के प्लॉट भी दिए जाते हैं और जमीन भी आवंटित की जाती है ताकि सदस्य अपने पसंद के अनुसार भवन बना सके। कोई तो ज्यादा फ्लैट लेने जिसकी इच्छुकता होती है, जो सदस्य कोई जमीन लेने के भी इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए कॉलोनी भी काटी जाती है। इस प्रकार सहकारी आवास समिति की स्थापना की जाती है। हमने विद्यार्थियों कक्षा 11वीं के व्यवसायिक संगठन स्वरूप को हम लगातार बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अंक भाग ज्यादा लेकर रहता है। इसका अगला चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। हम अब उसके बाद हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जब ये अध्ययन चलता है, इस अध्ययन के अंदर मैंने आपको खंडों में हर एक चीज समझाई ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो। आप प्रत्येक वीडियो को लगातार आप देखते हो तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और हर एक चीज को समझकर अपने कॉपी में लिख भी सकते हो। विद्यार्थियों, तो आज हमने सहकारी समितियों को पढ़ा। उसके अंदर हमने आज तमाम प्रकार की सहकारी समिति में विपणन सहकारी समिति को पढ़ा, सहकारी ऋण समिति को पढ़ा और सहकारी आवास समिति को पढ़ा। और इसके बाद ये हमारा अध्याय जो सहकारी समितियों का मैटर कंप्लीट होता है। अब हम आगे कंपनी अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 जो बाद में 2013 आया, उसके बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करने के बाद हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।